यह कहानी एक लड़की की है जो आधे घंटे से अपने बाल सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उसके बाल सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझते जा रहे थे। वक्त तेजी से बीत रहा था। उसके पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे क्योंकि उसे अपने नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है। इस कहानी को पूरा देखिएगा, मजा आएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं क्या है बालों का राज। पार्टी में जाना था। जब हर कोशिश नाकाम हो गई तो वह थक हार कर बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वैसे भी जब भी उससे कोई काम न बनता वह इसी तरह रोने लगती थी ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो सके। वह बिस्तर पर बैठी रो रही थी कि अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। हैरानी की बात यह थी कि बाहर तेज धूप थी और गर्मी इतनी शदीद थी कि हवा भी चलती तो वह भी गर्म ही होती, मगर यह ठंडी हवा कहां से आई? उसे महसूस हुआ कि उसके वजूद में एक अजीब सा सुकून भर गया है और आसपास एक मशहूर सी खुशबू फैलने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस पर कोई नशा तारी हो रहा हो। वह अभी इस अजीब एहसास से उबर भी नहीं पाई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी कजिन कमरे में दाखिल हुई। लेकिन अंदर आते ही उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वह तेजी से भागती हुई उसके पास आई और बालों को छूकर बोली, तुमने अपने बालों के साथ क्या कर दिया है? लड़की ने बस इतना ही कहा कि सुलझ नहीं रहे, मगर जब उसकी कजिन उसे शीशे के सामने लेकर गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे, जैसे किसी ने उन पर एल्फी लगा दी हो। यह देखकर वह फिर से रो पड़ी। यह कोई पहली बार नहीं था। जब भी उसे कहीं जाना होता उसके साथ कुछ अजीब होता। पिछले 1 महीने से वह घर से बाहर नहीं निकल पाई थी। कॉलेज भी मुश्किल से 2-3 बार ही जा सकी थी। उसकी अम्मी भी परेशान थी, लेकिन किसी को कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। उसकी दादी, जो अक्सर उसे ताने देती थी, अब खुद परेशान थी। बालों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें भी यकीन हो गया था कि यह लड़की जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही। दोस्त की पार्टी तो अब दूर की बात हो गई थी, अब उसे बस अपने बालों की फिक्र थी। दादी ने करीब 1 घंटे तक उसके बाल सुलझाने की कोशिश की, मगर बाल इतने उलझे थे कि हर बार एक नया झटका लगता। आखिरकार दादी ने गुस्से में उसे झिड़क दिया, जा खुद ही कुछ कर, मुझसे नहीं होगा। रोती हुई वह अपने कमरे में आ गई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। आंसू उसकी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर अचानक उसे नींद आने लगी। यह भी अजीब बात थी। रात को वह 10 घंटे की नींद ले चुकी थी, फिर भी इतनी नींद क्यों आ रही थी? वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई और बिस्तर पर गिर गई। उसे नहीं पता चला कि कब उसकी आंख लग गई। जब वह उठी तो मगरिब की अजान हो रही थी। कमरे में एक बेहद प्यारी खुशबू फैली हुई थी। यह वही खुशबू थी जो उसे पहले महसूस हुई थी। उसे लगा कि शायद उसकी कजिन ने कोई नया परफ्यूम लगाया होगा। वह जल्दी से उसके कमरे की तरफ भागी और पूछा, तुम कौन सा नया परफ्यूम लेकर आई हो? मगर कजिन के जवाब ने उसे और ज्यादा हैरान कर दिया। उसने कोई नया परफ्यूम नहीं खरीदा था। अब सवाल यह था कि फिर यह खुशबू कहां से आई? और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि जब वह अपनी दादी के पास पहुंची तो उन्होंने उसे देखकर कहा, अरे तुम्हारे बाल तो बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं, तुमने क्या लगाया है? लड़की खुद भी दंग रह गई। वह जल्दी से अपने बालों को छूने लगी। वाकई उसके बाल अब बिल्कुल पहले जैसे ही थे, ना कोई उलझन, ना कोई परेशानी। मगर यह कैसे हुआ? उसने दादी से झूठ कह दिया कि उसने सिर धो लिया था, मगर अंदर ही अंदर उसे यकीन हो गया था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उस दिन उसने घर में यूं ही इधर उधर घूमते हुए गुजार दिया। वैसे भी उसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खासकर जब उसकी अम्मी उसे किसी काम के लिए कहती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसकी मौत का वक्त आ गया हो। वह अक्सर पढ़ाई का बहाना बनाकर जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती। एक शाम घर के सभी लोग सहन में बैठे बातें कर रहे थे और वह अपनी कजन के साथ अपने बड़े कजन अरसलान भाई की शादी पर चर्चा कर रही थी। यह खानदान में होने वाली पहली शादी थी जिससे सबका जोश देखने लायक था, खासकर इसलिए भी कि उनकी फुप्पो इंग्लैंड से पाकिस्तान आ रही थी। लेकिन खानदान की खवातीन को फुप्पो से ज्यादा उनके बेटे से मिलने की दिलचस्पी थी, क्योंकि हर कोई चाहता था कि उनकी बेटी एक बड़े घराने में ब्याही जाए। लड़की की अम्मी भी इसी वजह से उसे हर वक्त सजने संवरने और खुद को दुरुस्त रखने की नसीहतें देती, मगर उसे फुप्पो के बेटे में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी।
लेकिन जब पहली बार उसने उसे देखा तो उसे वह बहुत प्यारा लगा। एक ख्याल उसके दिल में भी आया कि अगर वह उसकी बीवी बन जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। यही सोचकर उसने भी बाकी लड़कियों की तरह उसके आसपास रहने और उससे बात करने के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। शाम का वक्त था जब वह किचन में खड़ी सबके लिए चाय बना रही थी। तभी उसका कजन वहां आया और उससे इधर उधर की बातें करने लगा। दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे सालों पुरानी दोस्ती हो। उसे उसका यह अंदाज बहुत पसंद आया, लेकिन तभी उसने किचन में लगे शीशे में कुछ अजीब देखा। उसके कजन का अक्स शीशे में नजर ही नहीं आ रहा था, जबकि उसका खुद का अक्स साफ दिख रहा था। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी नजरों का धोखा होगा, मगर जब दोबारा देखा तो वही नजारा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से अपने कजन की तरफ देखा, जो अजीब चमकती आंखों से उसे घूर रहा था। फिर देखते ही देखते उसकी आंखों का रंग लाल होने लगा और फिर पूरी तरह स्याह हो गई। उसकी शक्ल भी बिगड़ने लगी। यह सब देखकर लड़की की चीख निकल गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह अपने कमरे में थी और उसके आसपास घर के सारे लोग मौजूद थे। उसकी अम्मी बेहद परेशान थीं और उससे बार बार पूछ रही थीं कि क्या हुआ। जैसे ही उसने पूरा किस्सा सुनाया, उसकी फुप्पो का चेहरा अजीब सा हो गया। वह गुस्से से बोली, तुम्हारी बेटी पागल हो गई है, इसका इलाज करवाओ। फिर अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। अगले ही दिन वह अपने बेटे के साथ किसी और रिश्तेदार के घर चली गई। बाद में लड़की को पता चला कि फुप्पो ने उसी शाम उसकी अम्मी से उसके रिश्ते की बात की थी, यानी वे अपने बेटे की शादी उसी से करवाना चाहती थी। मगर इस हादसे के बाद सब कुछ बिखर गया। उसकी कजन ने उससे मजाक में पूछा, तुमने यह सब जानबूझकर किया था या यह सच में हुआ? लड़की ने कसमें खाकर यकीन दिलाया कि जो कुछ उसने देखा वह हकीकत थी। उस दिन के बाद से उसने फुप्पो के बेटे से दूरी बना ली। जब भी वह आसपास होता तो वह नजरें फेर लेती। फिर एक रात का वाकया और भी डरावना था। वह अपने कमरे में लेटी हॉरर मूवी देख रही थी। कमरे की लाइट्स ऑफ थीं, जिससे माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। तभी अचानक कमरे की लाइट्स ऑन हो गईं। उसकी आंखें रोशनी से छूंकी तो उसने गुस्से में कहा, चांदनी, ये क्या तरीका है? पहले दस्तक देकर आना चाहिए। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे में कोई भी नहीं था। फिर कुछ सेकंड बाद लाइट खुद ब खुद दोबारा बंद हो गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी कमरे की खिड़की अचानक खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है यहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी खामोशी थी। अचानक एक जोरदार चीख की आवाज आई। ये इतनी भयानक थी कि लड़की खुद भी चीख पड़ी। वह मदद के लिए अम्मी को पुकारने लगी, मगर कोई नहीं आया। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी आवाज गूंजकर खुद उसी की ओर लौट रही हो। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसकी नजर अपने लैपटॉप पर पड़ी, जो जमीन पर उलटा पड़ा था और उसकी स्क्रीन के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। यह देखकर उसे लगा कि वह खुद भी किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा बन चुकी है। उसकी दोस्त अक्सर उसे समझाया करती थी कि रात के वक्त ऐसी चीजें मत देखा करो, वरना खुद ही नुकसान उठाओगी। लेकिन उस रात जब वह अपने कमरे में अकेली थी, उसे एहसास हुआ कि उसका नुकसान का दिन आ ही गया है। वह अपने दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई और खौफजदा नजरों से पूरे कमरे में देखने लगी। तभी कमरे के कोने में उसे एक लंबा साया नजर आया। यह शख्स इतना ऊंचा था कि उसका सिर छत से टकरा रहा था। उसने एक लंबा सा चोगा पहना हुआ था। डर के मारे उसकी सांसें थमने लगी। वह घूर घूर कर उस परछाई को देखने लगी और फिर अचानक ही वह उसके इंतहा करीब आ गया। अब बस एक उंगली के फासले पर था। उसकी नजर उस शख्स की नाक और होंठों पर पड़ी और तभी वह हल्का सा मुस्कुराया। उस मुस्कान के साथ ही लड़की की हिम्मत जवाब दे गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। वह कमरे के फर्श पर पड़ी थी और उसके पास ही एक सुर्ख रंग का गुलाब रखा था, जिसका आधा हिस्सा स्याह हो चुका था। उस गुलाब को देखते ही रात की सारी घटनाएं उसके जहन में घूमने लगी और उसे नए सिरे से खौफ महसूस होने लगा। अब वह और सहन नहीं कर सकती थी। उसने फैसला किया कि वह घर में किसी को इस बारे में बताएगी। लड़की दौड़ती हुई अपनी दादी के कमरे में पहुंची। दादी उसे सुबह सुबह अपने कमरे में देखकर हैरान हो गई और पूछा कि मामला क्या है। लड़की ने रोते हुए उन्हें सारी बातें बता दी। जब उसने वह सुर्ख गुलाब भी दादी के सामने रखा तो दादी की आंखें खुली की खुली रह गईं।
उन्होंने तेजी से गुलाब उठाया और खौफजदा नजरों से कभी लड़की की तरफ देखती, कभी उसके पीछे। लड़की ने भी पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लड़की ने घबराकर दादी से पूछा, आखिर माजरा क्या है? दादी ने उसकी बात सुनी और फिर धीरे से अपनी तस्बीह उठाई। वह 20 मिनट तक कुछ बड़बड़ाती रही और पूरे कमरे में फूंक मार दी। लड़की यह सब देखकर और भी ज्यादा बेचैन हो गई। उसने बेसब्री से दादी के बोलने का इंतजार किया। आखिरकार दादी ने जो पहली बात कही वह थी, अब मैं तुमसे जो भी बात करूंगी वह सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही रहेगी, कोई और मखलूक इसे नहीं सुन पाएगी। लड़की यह सुनकर सिहर उठी, यानी जिस बात का उसे अंदेशा था वही सच निकली। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलने जा रहा है, और उसे यह भी नहीं पता था कि यह उसकी दादी के साथ आखिरी मुलाकात होगी। दादी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह कहानी अभी की नहीं बल्कि बहुत पहले की है। जिस दिन लड़की पैदा हुई थी उसी दिन यह कहानी शुरू हुई थी। उस वक्त घर के हालात बहुत खराब थे, कभी कभार तो खाने के भी लाले पड़ जाते। लड़की का बाप शराब और जुए का आदी था, महीनों तक घर से गायब रहता और जब आता तो लड़की की मां से पैसे छीनकर फिर चला जाता। उसी दौरान लड़की की मां की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब लड़की का जन्म होने वाला था तो घर में सिर्फ दादी मौजूद थी। उन्होंने पड़ोस की एक औरत की मदद से लड़की की मां को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में रिक्शा खराब हो गया। परेशान होकर उन्होंने आसपास देखा तो पास ही एक बड़ा सा घर नजर आया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मजबूरन वे उसी घर की तरफ चल पड़ी। जब वे अंदर पहुंची तो दादी ने जो देखा वह उन्हें जिंदगी भर याद रहा। उस घर की औरतें इतनी हसीन थीं कि कोई मर्द उन्हें देख ले तो अपना ईमान खो बैठे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि वे औरतें जितनी खूबसूरत थीं, उनके मर्द उनसे भी ज्यादा हसीन थे। वे औरतें बेहद मेहरबान थीं। उन्होंने लड़की की मां की मदद की और थोड़ी ही देर में लड़की का जन्म हो गया। जब लड़की को पहली बार गोद में लिया गया तो उनमें से एक औरत उसे इतने प्यार से देख रही थी कि दादी को महसूस हुआ जैसे वह लड़की को अपने पास ही रखना चाहती हो। और फिर जो बात हुई वह और भी ज्यादा अजीब थी। उस औरत ने अपने बेटे को बुलाया और उसे लड़की के कान में अजहान देने को कहा। जब वह लड़का आया तो उसने लड़की को देखा और कुछ पलों के लिए जैसे जम ही गया। उसकी हालत भी अपनी मां जैसी थी, मानो वह भी लड़की को छोड़ना नहीं चाहता हो। फिर जब अजान दी गई तो वह औरत दादी से बोली, मैं चाहती हूं कि इस बच्ची की शादी मेरे बेटे से हो। यह सुनकर दादी को गुस्सा आ गया। तुम्हारा बेटा जवान है और यह बच्ची अभी अभी पैदा हुई है, यह मुमकिन नहीं। दादी ने सख्ती से जवाब दिया। यह सुनकर वह औरत मायूस हो गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। इससे पहले कि वह कुछ कहती, दूसरी औरत ने उसे शांत किया। फिर उसने दादी से सिर्फ इतना कहा, हम बहुत जल्द अपनी अमानत लेने वापस आएंगे। हमने आपकी मदद की है, अब आपको भी हमें कुछ देना होगा। दादी को जब गुस्सा आया तो उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, यहां तक कि अपनी बहू यानी उसकी मां की हालत की भी फिक्र नहीं की। वह उसे जबरदस्ती उठाकर बच्चे को भी बाजू में लिया और पास की एक महल्ले की औरत को साथ लेकर घर से बाहर निकल गई। मगर जैसे ही उन्होंने कुछ दूरी पर जाकर पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां जहां उनका घर हुआ करता था अब कुछ भी नहीं था, ना दीवारें, ना छत, ना कोई निशान। उसकी मां तो पहले ही तकलीफ में थी, वह इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं कर सकी, लेकिन दादी और वह महल्ले की औरत पूरी तरह से सहम चुकी थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वे जिनके पास गई थी वे आम इंसान नहीं थे, बल्कि किसी और ही दुनिया की मखलूक थे। दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वे सही सलामत वहां से बाहर निकल आई। लेकिन एक बात बार बार दादी के जहन में गूंज रही थी, उस औरत के कहे हुए शब्द, हम बहुत जल्द अपनी अमानत वापस लेकर चले जाएंगे। इसके बाद हालात अचानक बदलने लगे। घर में बरकत होने लगी, पैसे की तंगी खत्म हो गई। उसके अब्बा ने शराब और जुए से तौबा कर ली और एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। देखते ही देखते कारोबार इतना फलने फूलने लगा कि उन्होंने अपने बाकी भाइयों को भी इसमें शामिल कर लिया। सबने मिलकर एक बड़ा सा मकान बना लिया और हंसी खुशी रहने लगे। वक्त के साथ दादी उन औरतों और उस अजीब वाकये को भूल गई, लेकिन अब जाकर उन्हें समझ आ रहा था कि वे लोग वापस आ चुके हैं और इस बार उनका मकसद सिर्फ लौटना नहीं बल्कि उसे अपने साथ ले जाना है। जब दादी ने यह सब बताया तो उसका दिल दहल गया। उसे लगा जैसे आसमान उसके सर पर आ गिरा हो।
उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दादी ने उसे सीने से लगा लिया और भरोसा दिलाया, मेरे होते हुए कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता, ना ही कोई तुम्हें कहीं ले जा सकता है। तुम फिक्र मत करो, मैं इसका हल निकाल लूंगी। दादी की बातों से उसे कुछ हद तक तसल्ली तो मिली, लेकिन जब भी वह जिन की बात सोचती उसका दिल फिर से दहशत से भर जाता। दादी ने उसे एक दुआ दी और सख्ती से हिदायत की कि वह इसे हर वक्त पढ़ती रहे। उन्होंने वह दुआ एक कागज पर लिखकर दी, जिसे उसने जोर से अपनी मुट्ठी में दबा लिया। वह पूरा दिन सहमे हुए इधर उधर देखते हुए गुजरा। अजीब सा डर उसके भीतर समाया हुआ था, जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। उसकी यह हरकतें देखकर उसकी कजन ने भी उसे टोक दिया, ये क्या चोरों की तरह इधर उधर देख रही हो, इंसानों की तरह बैठो। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। दिन तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन असली मुश्किल रात में आने वाली थी। उसने अपनी कजन से कहा कि वह उसके साथ सो जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। माँ ने भी उसकी बात टाल दी। गुस्से में उसने सोचा सब मतलबी हैं, और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, एक बेहद मीठी खुशबू से उसका स्वागत हुआ। यह खुशबू पहले आई खुशबुओं से बिल्कुल अलग थी। हर बार की खुशबू पिछली बार से ज्यादा गहरी होती जा रही थी। अचानक उसके अंदर एक अजीब सा सुरूर छाने लगा, जैसे कोई नशा हो, कोई जादू हो, जिससे वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। और फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसका पूरा जिस्म कांप उठा। इतनी भयानक गर्मी में भी उसे ठंड लगने लगी। डरते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से परे था। इस बार वहां कोई साया नहीं था, कोई चोगा पहने खौफनाक वजूद नहीं था, बल्कि वहां एक नौजवान खड़ा था, एक बेहद खूबसूरत नौजवान। इतना हसीन चेहरा उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। उसकी नीली आंखें सीधे उसे देख रही थीं, उसकी काली लहराती जुल्फें हवा में उड़ रही थीं, और उसके होठों पर एक प्यारी मुस्कान थी। कोई भी लड़की उसे देखती तो एक पल में ही उसकी दीवानी हो जाती, लेकिन यहाँ मामला अलग था। उसे मालूम था कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वही जिन्न था जिसने उसकी जिंदगी को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। डर के मारे वह पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे ही उसने यह देखा, उस जिन्न के चेहरे पर नाखुशी की लकीरें उभर आईं। फिर उसने धीरे से कुछ पढ़ा और उसकी टांगें जमीन से चिपक गईं। अब वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी, और वह नौजवान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। डरते हुए उसने पूछा, कौन हो तुम? यह सवाल सुनकर उस अजनबी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, मैं तुम्हारा चाहने वाला हूं और बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ यहां से लेकर चला जाऊंगा। यह सुनकर लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। जब वह रोई तो उस परछाई के चेहरे पर एक नाखुशी की लकीर खिंच गई, लेकिन अगले ही पल उसने बहुत नरमी से उसके आंसू पोंछे। जहां जहां उसका स्पर्श महसूस हुआ, लड़की को ऐसा लगा जैसे उसका वजूद जलने लगा हो। दर्द और तकलीफ की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ने लगी। अचानक एक झटका महसूस हुआ और वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। अब उसकी हालत यह थी कि वह उस परछाई के कदमों में थी। फिर एक भारी और डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ी, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की कोशिश भी की या किसी और के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक जोड़ा, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा। उसकी आवाज में इतनी दहशत थी कि लड़की को अपना वजूद खत्म होता महसूस हुआ। डर के मारे उसने सिर उठाया, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वह समझ गई कि उसका मकसद सिर्फ इतना था कि उसे यकीन दिला सके कि वह सिर्फ उसी की अमानत है। डरी हुई लड़की भागते हुए अपनी दादी के पास जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी मायूसी की कोई इंतहा न रही। दरवाजा बंद था। लाख कोशिशों के बावजूद वह दरवाजा नहीं खोल सकी। वह हार कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। अब उसे यकीन हो गया था कि यह सब उस जिनजात का किया धरा था। पूरी रात उसने उसे सोने नहीं दिया। कभी वह कमरे में चक्कर काटता महसूस होता, कभी वह लड़की के सिरहाने बैठा महसूस होता, कभी वह उसके बालों में उंगलियां फेरता और कभी उसका नाम लेकर उसे जगाने की कोशिश करता। लड़की को यह साफ महसूस हो रहा था कि वह उसे तंग करके मजा ले रहा था। सुबह फज्र के करीब उसकी आंख लग गई, लेकिन मुश्किल से 2 घंटे ही सोई होगी कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर से रोने चीखने की आवाजें आने लगी। एक अजीब सा माहौल था। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराकर वह बिस्तर से उठी और दरवाजा खोला। सामने उसकी कजिन खड़ी थी, जो फूट फूट कर रो रही थी। लड़की ने उससे पूछा,
क्या हुआ? लेकिन वह कुछ कहने की हालत में नहीं थी। तभी लड़की की नजर अपनी मां पर पड़ी, जो खुद भी रो रही थी। लड़की का दिल बैठने लगा। अचानक उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, क्या दादी को कुछ हो गया? वह दौड़ते हुए अपनी मां के पास पहुंची और घबराई हुई आवाज में पूछा, अम्मी क्या हुआ? अम्मी ने उसे सीने से लगाया और रोते हुए बताया, दादी का इंतकाल हो गया है। यह सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। जो इकलौता इंसान उसे बचा सकता था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया पिया। 1 महीने तक वह इस सदमे से नहीं उबर सकी। लेकिन इस दौरान वह जिन जात एक पल के लिए भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह हर वक्त उसे परेशान करता, और अगर कोई और शख्स उससे बात करने की कोशिश करता तो वह उसे भी सताने लगता। फिर एक दिन जुम्मे का दिन था। लड़की की फुफ्फो घर आई हुई थी। तब उसकी फुप्पो ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे सारा, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। यह सुनकर सारा को अजीब लगा, क्योंकि यह ऐसी बातें करने का वक्त नहीं था। फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन उसकी बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसने महसूस किया कि उसके कजन की नजरों की तपिश लगातार उस पर थी। वह जानती थी कि अगर जिन साद एक जिन आ गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वह किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप वहां से उठकर छत पर चली गई। छत पर खड़े उसे कुछ ही पल हुए थे कि उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां अरसलान खड़ा था। अरसलान को देखकर उसने तुरंत नजरें झुका ली और उसकी साइड से निकलने लगी। लेकिन तभी अरसलान ने उसकी बाजू पकड़ ली। अगले ही पल एक जोरदार चीख अरसलान के मुंह से निकली। उसका हाथ जलने लगा था। सारा ने तुरंत समझ लिया कि जिन साद वहां आ चुका है। अरसलान दर्द से चीख रहा था। उसका बुरा हाल था। उसकी चीखों की आवाज सुनकर सारे घर वाले छत पर आ गए। जब उन्होंने अरसलान के जले हुए हाथ को देखा तो हैरान रह गए। सभी सवालिया निगाहों से सारा की तरफ देखने लगे। सारा समझ नहीं पा रही थी कि वह इस बारे में क्या कहे। अरसलान ने अपने साथ हुई घटना सबको बता दी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि उसने जबरदस्ती सारा का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। इसके उलट उसकी मां ने तुरंत सारा पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। यह मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है, जबकि सबसे बड़ी डायन तो यह खुद ही है। मैं तो सोच रही थी कि इसे अपने घर की बहू बनाऊंगी, लेकिन अब तो मुझे इससे 40 फुट के फासले पर रहना होगा। धीरे धीरे यह बात पूरे खानदान में फैल गई कि सारा जादूगरनी है। लोग उसके बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगे। उसकी फुप्पो जहां भी जाती, अरसलान को अपने साथ लेकर जाती और सबको उसका जला हुआ हाथ दिखाती। इस अफवाह का असर यह हुआ कि उसके घर में आने वाले रिश्ते भी बंद हो गए। कभी जो कज़न उसकी तारीफ किया करती थी, अब वही अपनी मंगनी की तैयारियों में लगी थी, जबकि सारा अकेले इस जिन जात की उलझन में फंसी थी। यह जिन साद उसे पूरी तरह से छोड़ भी नहीं रहा था और पूरी तरह से अपना भी नहीं रहा था। कई कई दिन वह गायब रहता, लेकिन जब लौट कर आता तो कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता। रातों को वह जबरदस्ती उसे जगाकर छत पर ले जाता और घंटों बातें करता। अगर सारा किसी और शख्स से बात कर लेती तो वह उस इंसान को नुकसान पहुंचाता और साथ ही सारा को भी तकलीफ देता। सारा किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब भी वह घर में किसी से कुछ कहने की कोशिश करती, उसकी जबान बंद हो जाती। वह चाहकर भी अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी, और अगर वह कोशिश भी करती तो उसे जिन जात की तरफ से सजा मिलती। उसके पूरे जिस्म पर चोटों और जख्मों के निशान थे। यह सब उसे जिन साद की वजह से सहना पड़ा था। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं जिन साद पूरी तरह से उस पर काबिज न हो जाए। एक रात हमेशा की तरह जिन साद फिर आया और जबरदस्ती उसे छत पर ले गया। वे दोनों वहां बैठे बातें कर रहे थे। वह हमेशा की तरह उसकी तारीफें कर रहा था, लेकिन अब इन तारीफों से सारा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा उसे गुस्सा आ रहा था। अचानक सारा के दिल में एक ख्याल आया और उसने जिन साद से कह दिया, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। आगे क्या हुआ, यह राज धीरे धीरे खुलने वाला था। वह जिन उसके सामने बैठकर मुस्कुराता और कहता, मैं तो तुम्हारे सामने ही मौजूद हूं, जितना चाहो मुझे देख लो। लेकिन लड़की को उसका असली वजूद देखना था। जब उसने अपनी यह जिद जाहिर की तो जिन जात के चेहरे पर एक साया लहराया, जैसे कोई छिपी हुई बात उसे परेशान कर रही हो। जिन ने समझाने की कोशिश की, तुम मेरा असली वजूद नहीं देख पाओगी, यह तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं।
मगर लड़की ने हार नहीं मानी। आखिरकार जिन ने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए और कहा, ठीक है, तुम देख सकती हो। लड़की ने बिना पलक झपकाए उसे देखना शुरू किया, लेकिन जिन के वजूद में कोई तब्दीली नहीं आई। ये देखकर लड़की को गुस्सा आ गया। उसने झुंझलाकर कहा, मुझसे मजाक मत करो, मुझे सच बताओ। जिन ने कहा, अगर सच देखना चाहती हो तो मेरी आंखों में देखो। लड़की ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, एक अजीब वहशत उसके पूरे जिस्म में तारी होने लगी। ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें थम जाएंगी। वह तेजी से नजरें चुराकर पीछे हट गई। जिनजात हंसते हुए बोला, यह तो कुछ भी नहीं। अगर तुमने मेरा पूरा वजूद देख लिया होता तो सोचो तुम्हारी क्या हालत होती। अब लड़की के दिल में बस एक ही ख्याल था, मैं इस जिनजात से कब छुटकारा पाऊंगी। लेकिन फिर एक अजीब घटना घटी। जिस जिनजात ने अब तक लड़की को डराया था, वह खुद अचानक घबरा गया। वह खड़ा हुआ और कहने लगा, मुझे अभी और इसी वक्त यहां से जाना होगा, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। लड़की यह सुनकर हैरान रह गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब वह खुद डरकर भागा था। लेकिन किससे? कौन सी ताकत उसे डरा रही थी? अगले 2 दिन गुजर गए। जिनजात का कोई नामो निशान नहीं था। फिर एक शाम जब लड़की सहन में बैठी सब्जी काट रही थी, एक बुजुर्ग औरत घर में दाखिल हुई। उसके आते ही वहां का माहौल बदल गया। जहां पहले एक अजीब सा डर और बेचैनी थी, अब वहां सुकून महसूस होने लगा। यह औरत कोई मामूली औरत नहीं थी, वह एक आमला थी, एक ऐसी हस्ती जिसने जिन्नात और बुरी ताकतों पर काबू पाना सीख रखा था। लड़की को समझते देर नहीं लगी कि जिनजात उसके सामने क्यों नहीं आ रहा था। वह इस आमला से डर गया था। लड़की ने जल्द ही अपनी सारी कहानी उस औरत के सामने रख दी। आमला ने उसे दिलासा दिया, परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक वजीफा बताऊंगी जिससे तुम्हारी यह मुश्किल खत्म हो जाएगी। लड़की ने उस वजीफे को पूरी ईमानदारी से करना शुरू किया। जिनजात बार बार उसे भटकाने की कोशिश करता, लेकिन अब वह कमजोर नहीं पड़ी। धीरे धीरे जिन का असर खत्म होने लगा और एक दिन आमला ने लड़की को खुशखबरी दी, अब वह जिन तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैंने उसे कैद कर लिया है। इसके बाद लड़की के घर दोबारा रिश्ते आने लगे, मगर उसकी अम्मी किसी भी रिश्ते के लिए हामी नहीं भर रही थी। आखिरकार पता चला कि वह हमेशा से अपनी बेटी की शादी अपनी ननद के बेटे से करवाना चाहती थी। शुरू में लड़की का मन नहीं था, लेकिन मां के कहने पर उसने हामी भर दी। फिर उसकी धूमधाम से शादी हो गई और वह 2 बच्चों के साथ पुरसुकून जिंदगी जीने लगी। लेकिन आज भी जब वह उस दौर को याद करती है, उसकी रूह कांप जाती है। अगर वह बुजुर्ग औरत न होती तो शायद वह कभी उस जिनजात के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाती। तो कैसी लगी यह कहानी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि हमारे द्वारा लाई गई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।